नमस्कार, द सूत्र देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अतुल द्विवेदी। साल 2024 का एक बहुत ही चर्चित मामला आपको याद होगा जब सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि जो एससी और एसटी आरक्षण है, इस आरक्षण के अंदर क्रीमी लेयर लागू होना चाहिए। उस वक्त इस मामले पर काफ़ी बवाल मचा था। कुछ लोग इसके पक्ष में थे, कुछ लोग इसके विपक्ष में थे। स्टेट ऑफ पंजाब बनाम दरविंदर सिंह का ये केस था और इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट की जो 7 जजों की संवैधानिक पीठ थी, उस पीठ ने 6-1 से फैसला सुनाया और क्रीमी लेयर लागू करने की बात कही। फैसले में राज्यों को सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि वो अपने यहाँ मौजूद एससी और एसटी की जो कैटेगरी है उसके अंदर सब कोटा यानी कि उप कोटा लागू करे ताकि आरक्षण का फायदा सभी पिछड़े और वंचित लोगों को मिल सके। लेकिन केंद्र सरकार ने अब सुप्रीम कोर्ट में हवाला दिया है और ये जो क्रीमी लेयर लागू करने की बात कही जा रही है इसका विरोध किया है। दरअसल केंद्र सरकार ने उस याचिका का विरोध किया है जो आरक्षण के अंदर आय पर आधारित कोटा लागू करने की बात कर रही है, यानी कि एससी एसटी के अंदर जो आरक्षण मिलता है उस आरक्षण के अंदर आरक्षण जिसे क्रीमी लेयर कहा जाता है, उस पर सरकार को आपत्ति है। सरकार को ये कहना है कि आप आय आधारित सब कोटा लागू करने की मांग नहीं कर सकते, सरकार ये कह रही है। सरकार ने कहा है कि आरक्षण सिर्फ आर्थिक आधार पर नहीं मिलता बल्कि सरकार के मुताबिक इसका आधार सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ापन भी है। यहाँ पर सरकार ये कह रही है। ईडब्ल्यूएस की बात मैं आपसे करूँगा आगे इस वीडियो में। दरअसल ये याचिका जो लगाई है इनका नाम है सीनियर एडवोकेट अश्विनी उपाध्याय। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई है और अपनी याचिका में इन्होंने अनुसूचित जाति यानी कि एससी, अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी और ओबीसी का जिक्र किया है। ईडब्ल्यूएस वालों को भी इन्होंने अपनी इस याचिका में शामिल किया है और ये कहा है कि सभी कैटेगरी में आय के आधार पर क्रीमी लेयर लागू होना चाहिए और ये दावा किया है कि इस याचिका का मकसद हर आरक्षित वर्ग में शामिल गरीबों को फायदा पहुंचाना है। और ये भी मांग की गई है कि कोर्ट सरकार को निष्पक्ष आरक्षण नीति बनाने का निर्देश दे। ये मांग की है एडवोकेट अश्विनी उपाध्याय ने। अब इस याचिका के जवाब में केंद्र सरकार ने जो एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट में दिया है, जो हलफनामा दिया है, उसमें केंद्र सरकार ने क्या कहा है ये मैं आपको बताता हूँ। अपने इस हलफनामे में केंद्र सरकार ने इसका विरोध किया और कहा कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग है जो सरकार का, केंद्र सरकार का, इसने सुप्रीम कोर्ट में यह कहा है कि आरक्षण नीति बनाना सिर्फ संसद का काम है, कोर्ट निर्देश नहीं दे सकती और अदालत सरकार को किसी नीति को बनाने के लिए मजबूर नहीं कर सकती, उसको किसी नीति को बनाने के लिए बाध्य नहीं कर सकती। सुप्रीम कोर्ट में यह कहा केंद्र सरकार ने। सरकार ने अपनी बात को और मजबूत तरीके से पेश करने के लिए कुछ अनुच्छेद का उदाहरण भी दिया है। जो संविधान में जो अनुच्छेद दिए गए हैं, अब वो कौन कौन से हैं मैं आपको ये बताता हूँ। अनुच्छेद 341, 342 और 342A, इसका जिक्र किया है केंद्र सरकार ने अपने इस हलफनामे में। और ये जो तीनों अनुच्छेद मैंने आपको बताए ये बताते हैं कि एससी, एसटी, ओबीसी कैसे तय होंगे। इन तीनों अनुच्छेद में ये जिक्र किया गया है और सरकार ने ये भी कहा है कि इस लिस्ट में बदलाव करने का अधिकार सिर्फ संसद के पास है और किसी के पास नहीं। इसके अलावा केंद्र ने इस पूरी याचिका को भ्रामक बताया है और साथ ही साथ कहा है कि याचिका में कोई ठोस संवैधानिक अधिकार नहीं उठाया गया है। और हलफनामे में अनुच्छेद 32 का भी जिक्र किया गया है। अनुच्छेद 32 का कहता है, एक लाइन में अगर मैं आपको बताऊं तो अनुच्छेद 32 भारत के संविधान का ये कहता है कि कोई भी नागरिक अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट इस पूरे जब वो याचिकाकर्ता सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है अनुच्छेद 32 के तहत, तो सुप्रीम कोर्ट 5 तरह की रिट याचिकाएं जारी कर सकता है। वो रिट याचिकाएं कौन सी होती हैं ये आपसे मैं किसी और वीडियो में बात करूंगा। लेकिन वापस अगर हम मुद्दे पर आएँ तो मुद्दा ये है कि सरकार ने अब ये कहा है कि सिर्फ आय के आधार पर सब कोटा बनाना गलत होगा और ऐसा करना संविधान की मूल आत्मा के खिलाफ है। सरकार का मानना है कि आरक्षण का मकसद सामाजिक बराबरी लाना है, ना कि सिर्फ आर्थिक मदद देना, ये सरकार ने कहा है। अब यहाँ पर बार बार ईडब्ल्यूएस आरक्षण का जिक्र हो सकता है क्योंकि ईडब्ल्यूएस आरक्षण दिया ही आर्थिक पिछड़ेपन पर गया था। जो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए लोग हैं उनके लिए ईडब्ल्यूएस आरक्षण सरकार लेकर के आई थी, लेकिन यहीं पर सरकार आर्थिक मदद इसको इस जो सब कोटा है, क्रीमी लेयर है, उसमें आर्थिक आधार को मानने से सरकार इनकार कर रही है। आर्थिक रूप से जो रिजर्वेशन का इन्होंने शासकीय नौकरियों में प्रावधान किया है, शैक्षणिक संस्थानों तक तो ठीक है, तो एक चूँकि संविधान व्यवस्था है तो इसको तो हम असंवैधानिक नहीं कह सकते हैं।
ये संवैधानिक है। और चूँकि ऐसा तर्क है कि जो गरीब लोग हैं, खासकर सवर्ण वर्ग में, SC ST की तो उसमें कोई बात ही नहीं की है, सामान्य वर्ग में जो गरीब लोग हैं और जिन्होंने शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाई है गरीबी के कारण, तो उनको रिलैक्सेशन देने के लिए एक तो आर्टिकल 15(6) में व्यवस्था कर दी है कि वो शैक्षणिक संस्थानों में EWS कोटा के तहत रिजर्वेशन प्राप्त कर सकेंगे, और 16(6) में व्यवस्था की है कि वो शासकीय सेवाओं में आरक्षण ले सकेंगे। तो ये रिजर्वेशन दिया गया है मुख्य रूप से। अब इसको हम क्या बोलें कि जो भारत सरकार ने कंट्राडिक्टरी एफिडेविट दिया है, अपना ही उसको उन्होंने डिस्टिंग्विश किया है। तो मैं तो यही कहूँगा कि जो 10% आरक्षण दिया है अधिकतम, ये वर्तमान में संवैधानिक सम्मत है, संविधान में प्रावधान है। अब जो बार बार उसमें डिबेट आ रही है वो बड़ी इंटरेस्टिंग डिबेट है। जैसे अभी OBC रिजर्वेशन के मैटर में कोर्ट को मैंने भी अवगत कराया है कि 10% अधिकतम की आरक्षण की सीमा इसमें निर्धारित की है, लेकिन मध्य प्रदेश के संदर्भ में आप इसको देखेंगे कि 12.7% कुल आबादी है जो SC ST OBC के आरक्षण में इंक्लूड नहीं है। अब 12.3% आबादी में ऐसे कितने लोग हैं या कितनी पॉपुलेशन है जो EWS में निर्धारित मापदंड के क्राइटेरिया में आएंगे, तो उसका भी डाटा आया है, कुछ सामाजिक संस्थाओं ने कलेक्ट किया है कि वो मात्र 1.3% जो EWS के क्राइटेरिया में आते हैं, और उनको 10% आरक्षण दिया गया है। तो इसमें गवर्नमेंट ने हालांकि ब्लाइंड मिस्टेक की है, इसको सुधार होना चाहिए, क्योंकि इसमें अभी काफ़ी पिटीशन पेंडिंग है। हो सकता है कि उसमें माननीय हाईकोर्ट सरकार को डायरेक्शन देगी। अब चलिए जानते हैं कि SC और ST की पहचान होती कैसे है। आखिर सरकार ये कैसे तय करती है कि कौन SC है, कौन ST है। तो बता दूं कि केंद्र के मुताबिक SC की पहचान ऐतिहासिक अस्पृश्यता और सामाजिक भेदभाव पर आधारित है। ST की पहचान अलग तरीके से होती है। इसमें खास संस्कृति, भौगोलिक अलगाव और सामाजिक आर्थिक पिछड़ेपन को देखा जाता है। OBC की पहचान का तरीका भी अलग है। इसमें सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक पिछड़ापन शामिल है। साथ ही सरकारी नौकरियों में प्रतिनिधित्व को भी सरकार देखती है। ये पूरा ढांचा सिर्फ आय पर आधारित नहीं है, सरकार का ये कहना है, और सरकार ने ये कुछ क्राइटेरिया बनाए हैं ये जानने के लिए कि कौन SC में आएगा, कौन ST में आएगा और कौन OBC में आएगा। यही वजह है कि सरकार ये जो सब कोटे की जो मांग हो रही है SC और ST के अंदर, क्रीमी लेयर की जो मांग हो रही है, इसका विरोध कर रही है। और अब क्रीमी लेयर ST SC में लागू क्यों नहीं होता, ये जानना बेहद ज़रूरी है। तो इसके लिए सरकार ने कई पुराने फैसलों का हवाला दिया है। जब भी आरक्षण को लेकर के किसी पुराने फैसले का जिक्र आता है तो आप जानते हैं अच्छे तरीके से, सबसे पहले इंदिरा साहनी केस का जिक्र आता है। 1992 का ये केस है। इसमें सरकार ने एक बात कही कि आर्थिक प्रगति से कोई व्यक्ति सामाजिक रूप से आगे नहीं माना जाता। EV चेन्नैया मामले में भी एक बात साफ हुई थी कि SC लिस्ट से किसी समुदाय को बाहर करने का हक सिर्फ संसद को है। अब ये क्रीमी लेयर क्या होता है और ये सिर्फ OBC में ही क्यों लागू है, ये भी जान लीजिए। OBC वर्ग के वो लोग जो आर्थिक रूप से संपन्न हैं, आर्थिक रूप से बहुत मजबूत हैं और जिनके परिवार की सालाना इनकम 8 लाख से ऊपर है, वो होते हैं क्रीमी लेयर, वो आते हैं क्रीमी लेयर में। यानी इसका मतलब ये है कि ऐसे लोगों को OBC आरक्षण का फ़ायदा नहीं मिलेगा। और इसके लिए कुछ ऐसे जो लोग हैं जिसमें जो ग्रुप A की नौकरी करते हैं, ग्रुप B की नौकरी करते हैं, पेशे से डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, वकील हैं, बड़े पेशे के जो लोग हैं, ये भी क्रीमी लेयर में शामिल किए गए हैं। और 8 लाख से ऊपर जिनकी इनकम है, सरकार उनको क्रीमी लेयर के जो दायरा है उसके तहत देखती है। और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने भी यही कहा था कि OBC के उन लोगों को ही आरक्षण का फ़ायदा मिलना चाहिए जो वाकई में इसके हकदार हैं, जो आर्थिक रूप से संपन्न हैं, जो सामाजिक रूप से संपन्न हैं। उन लोगों को आरक्षण का फ़ायदा OBC में नहीं मिलना चाहिए। इसीलिए क्रीमी लेयर का सिद्धांत लागू किया गया था, ये नियम लाया गया था। सरकार ने यह भी कहा है कि आय आधारित सब कोटा करना फिलहाल आसान नहीं होगा, क्योंकि इसके लिए चाहिए डेटा की बहुत ज़रूरत है। अगर बिना डेटा के, बिना पड़ताल किए, बिना कुछ तथ्यों को सामने लिए हुए अगर इसे लागू किया जाता है, SC ST कैटेगरी के अंदर सब कोटे को लागू किया जाता है, तो इससे कई गंभीर परिणाम सामने आ सकते हैं, स्थिति बिगड़ सकती है। सरकार का ऐसा मानना है।
जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो इंदिरा साहनी केस का मैंने जिक्र किया 1992 यानी कि मंडल आयोग मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जो लागू किया था ओबीसी आरक्षण में क्रीमी लेयर का सिद्धांत, वो मैं आपको बता चुका हूँ। और सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा था कि इन लोगों को आरक्षण नहीं मिलना चाहिए जो वाकई में संपन्न है, सामाजिक रूप से और आर्थिक रूप से दोनों तरह से संपन्न है, इन्हें आरक्षण का फायदा बिल्कुल नहीं मिलना चाहिए। और अगर आंकड़े की बात करूं, भारत में एससी और एसटी की आबादी कितनी है, तो फिलहाल जनगणना चल रही है। जनगणना के 2026 की जो जनगणना है, इसके आंकड़े सामने नहीं आए हैं, इसीलिए हम पुरानी जनगणना को आधार मानते हैं। 2011 की जो जनगणना है भारत की, वो ये बताती है कि भारत में एससी की आबादी 2011 की जनगणना के मुताबिक थी 20 करोड़ 13 लाख, यानी कि लगभग 16% कुल जनसंख्या का एससी है। इसके अलावा सबसे ज़्यादा अगर आबादी है कहीं पर एससी की, तो वो यूपी में है। और अनुसूचित जनजाति की आबादी है 10 करोड़ 45 लाख 2011 की जनगणना के मुताबिक, और ये कुल जनसंख्या का लगभग है 8.6%। और एसटी की आबादी सबसे ज़्यादा है मध्य प्रदेश में। अब अगर आप इसे राजनीतिक तौर पर देखेंगे इस पूरे मामले को, तो कुछ बातें निकल करके सामने आती हैं कि सरकार आखिर कैटेगरी के अंदर सब कैटेगरी क्रीमी लेयर लागू करने के विरोध में क्यों है। क्योंकि एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, ये जो वर्ग है ये बहुत बड़ा वर्ग है। ये आप इसे राजनीतिक दलों की वोट बैंक भी कह सकते हैं। कुछ लोग किसी को वोट करते हैं, कुछ किसी को वोट करते हैं, बटा हुआ पूरा वर्ग है। कुछ लोग इससे काफ़ी नाराज़ हो सकते हैं और कुछ लोग इसके समर्थन में आ सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल सरकार का ऐसा मानना है कि अगर सब कैटेगरी लागू की गई, एससी एसटी के अंदर क्रीमी लेयर लागू किया गया, तो नाराज़ होने वाले लोगों की संख्या ज़्यादा हो सकती है बशर्ते खुश होने वालों की। इसीलिए शायद फिलहाल इसका विरोध किया जा रहा है। लेकिन अगर इसे आप राजनीतिक चश्मे को हटा करके देखेंगे, दूसरे तरीके से देखेंगे, तो कई बार ये आरोप लगते हैं कि उन लोगों को जिन्हें आरक्षण मिला उनको आज भी मिलता आ रहा है। वो आर्थिक रूप से संपन्न हो चुके हैं, सामाजिक रूप से संपन्न हो चुके हैं। लेकिन जो जातियां आज कल भी पिछड़ी हुई थी, वो आज भी पिछड़ी हुई हैं। वो आती ज़रूर एससी एसटी ओबीसी के अंदर है, लेकिन वो फिलहाल अभी तक उस तरह से संपन्न नहीं हो पाए जिस तरीके से दूसरी जातियां उसी वर्ग के अंदर संपन्न हो गई। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने भी तब 2024 में क्रीमी लेयर लागू करने की बात कही थी एससी और एसटी के अंदर, और राज्यों को ये छूट दी थी कि आप अपने हिसाब से क्रीमी लेयर लागू कर सकते हैं। कुछ स्टेट ने कोशिशें भी की, लेकिन ज़मीनी स्तर पर उस तरह का माहौल देखने को नहीं मिला, उस तरह की नीतियाँ, उस तरह की कोशिशें देखने को नहीं मिली। और फिलहाल अभी भी एससी और एसटी के अंदर अगर आप जाएंगे पिछड़े इलाकों में, तो वहाँ पर आप देखेंगे कि वाकई में उन लोगों की स्थिति कितनी ख़राब है, वो लोग किस तरह से अपना जीवन जी रहे हैं आज भी आरक्षण मिलने के बाद भी। यानी आरक्षण मिलना ही सिर्फ और सिर्फ आपके संपन्न होने का, आपके आगे बढ़ने का, आपकी प्रगति का आधार नहीं हो सकता जब तक वो आरक्षण सही हाथों में ना हो। तो फिलहाल उम्मीद करता हूँ आपको ये पूरा मामला समझ में आया होगा, और इसी तरह के दूसरे अपडेट्स के लिए आप बने रहिए 10 सूत्र के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। तो फिलहाल मुझे और मेरे साथी सईद भाई, हम दोनों को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए www.daसूत्र.com।